हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 8 साइंस के चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर से। इस वीडियो में हम अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? हमारे शरीर में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं जो शरीर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करती हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। इसका सही जवाब होगा हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है उसका नाम है हार्मोन। अगला है प्रश्न संख्या 2, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाता है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहता है। हमारे जीवन काल में 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक की जो अवधि होती है, इसी अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवधि में अनेक प्रकार की शारीरिक परिवर्तन दिखाई देती हैं और इसी अवधि में जनन परिपक्वता भी आती है। किशोरावस्था में मनुष्य में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 साल पहले आ जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अभ्यास का प्रश्न संख्या 3, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। स्त्रियों में यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। स्त्रियों में क्या है कि जनन क्षमता का विकास 10 से 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है और ये 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। स्त्रियों में 2 अंडाशय होती हैं। इसमें किसी एक अंडाशय द्वारा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर एक अंडाणु परिपक्व होता है और यह अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिससे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। होता क्या है कि स्त्रियों में 28 से 30 दिनों के अंतराल पर अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का निर्मोचन होता है, लेकिन अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। रक्तस्राव की इस घटना को ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 4, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्यों में यौवनारंभ की अवधि 10 से 12 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक की होती है। इस अवधि में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होता है इसके बारे में हमें इस प्रश्न में लिखना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। यौवनारंभ के समय निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसमें पहला है किशोरों एवं किशोरियों की लंबाई में तीव्र वृद्धि। जब कोई व्यक्ति यौवनारंभ में कदम रखता है तो उस अवधि में किशोरों में या फिर किशोरियों में लंबाई में तीव्र वृद्धि होने लगती है।
अगला परिवर्तन यह है कि लड़कों के स्वर यंत्र में वृद्धि के कारण गले में स्पष्ट उभार दिखाई देते हैं, जिससे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। यह स्थिति जो है ये लड़कों के साथ होती है। जब लड़के यौवनारंभ के समय पर आते हैं तो उस स्थिति में स्वर यंत्र में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके कारण गले में स्पष्ट उभार दिखाई देते हैं और इस उभार को एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहा जाता है। इसके कारण लड़कों के स्वर में परिवर्तन होता है। लड़कों में जब एडम्स एप्पल स्पष्ट दिखाई देती हैं तो इसके कारण क्या होता है कि उनके स्वर में परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में आने पर व्यक्ति में अगला जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह यह है कि तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाने के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। इसी प्रकार इस अवस्था में जननांग पूर्ण विकसित हो जाते हैं। लड़कों में शुक्राणु और लड़कियों में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किशोरावस्था में कदम रखता है तो उस अवधि में जननांग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। लड़कों के केस में क्या होता है कि शुक्राणु परिपक्व होने लगते हैं और लड़कियों में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। लड़कियों में अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। शरीर के कई हिस्से जैसे बगल एवं जांघों में बाल आ जाते हैं। इसी प्रकार यौवनारंभ के समय व्यक्तियों में मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आती है। तो इस प्रकार किशोरावस्था में इन सभी शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 5। 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई तरह की अंतस्रावी ग्रंथियां हैं और ये विशेष प्रकार के रसायन पदार्थ का स्राव करती हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती हैं। इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाना है जिसमें एक कॉलम में अंतस्रावी ग्रंथियों का नाम होगा और दूसरे कॉलम में उनके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम होगा। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन निम्नलिखित हैं। अब हम एक तरफ लिखेंगे अंतस्रावी ग्रंथियां और दूसरे तरफ लिखेंगे स्रावित हार्मोन का नाम। पहला अंतस्रावी ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में अवस्थित होती है और इससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव किया जाता है। अगला अंतस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में अवस्थित होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि भी हमारे शरीर में पाई जाती है और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित की जाती है उसका नाम है एड्रिनेलिन। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करती है। इसी प्रकार वृषण जो है ये पुरुष जनन अंग का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये एक अंतस्रावी ग्रंथि है। इसके द्वारा जो हार्मोन का स्राव किया जाता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार स्त्री जनन अंग का एक महत्वपूर्ण अंग है अंडाशय जो कि एक अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। इस प्रकार इस प्रश्न में अंतस्रावी ग्रंथि और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 6। लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार बताइए। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लिंग हार्मोन क्या है और ऐसे हार्मोन का नाम लिंग हार्मोन क्यों पड़ा। साथ ही इस प्रश्न में हमें यह भी पूछा गया है कि लिंग हार्मोन का प्रकार क्या है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। लड़कों में वृषण तथा लड़कियों में अंडाशय अंतस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती हैं। नर जनन अंग का एक महत्वपूर्ण अंग है वृषण और ये एक अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। इसी प्रकार मादा जनन अंग का एक महत्वपूर्ण अंग है अंडाशय
जो कि अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है, जिससे लड़कों में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। पुरुषों में क्या होती है कि वृषण एक विशेष प्रकार की हार्मोन का स्राव करती है और इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और इसी हार्मोन के कारण पुरुषों में दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। इसी प्रकार अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, जिससे लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। अंडाशय मादा जनन अंग का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, जिससे एस्ट्रोजन कहा जाता है, और इसी एस्ट्रोजन के कारण लड़कियों में स्तनों का विकास होता है। लड़कों एवं लड़कियों में इस प्रकार के लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। लड़कों और लड़कियों में विशेष प्रकार के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछों का आना और लड़कियों में स्तनों का विकास। इस प्रकार के लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। चूंकि टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्राव होती है। ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो लिंग से संबंधित हैं, यानी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होगा और महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्राव होगा, और ये जो हार्मोन है ये गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं, और इसी कारण इस प्रकार के हार्मोन को लिंग हार्मोन कहा जाता है। मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा लिंग हार्मोन के स्राव को नियंत्रित किया जाता है। हमारे शरीर में कई सारी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार में स्थित होती हैं और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि सभी प्रकार के ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, अर्थात पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा ही लिंग हार्मोन के स्राव को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 7। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। अगला ऑप्शन है शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, या किशोर में स्वाद कलिकाएं यानी ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। इसका कारण यह है कि किशोरावस्था में शरीर में तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है और तीव्र वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, स्त्रियों में जनन आयु यानी जनन काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, पहला ऑप्शन दिया गया है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अगला ऑप्शन है स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है या शरीर की लंबाई बढ़ती है। किसी स्त्री में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? ऑप्शन दिया गया है चिप्स, नूडल्स, केक, या रोटी, दाल, सब्जियां, या चावल, नूडल्स, बर्गर, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। किशोर के लिए सबसे अच्छा भोजन है ताजा एवं प्राकृतिक भोजन। किशोर को किसी भी प्रकार के डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोजन से दूर रहना चाहिए। अर्थात किशोर के लिए सबसे अच्छा भोजन जो है वह है रोटी, दाल, सब्जियां इत्यादि। किसी भी प्रकार के पैकेट बंद या डब्बा बंद भोजन किशोर के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 8। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है
एडम्स एप्पल, दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण और तीसरा है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। इन सभी बिंदुओं पर हमें टिप्पणी लिखना है। अब आइए एक एक करके हम इनका टिप्पणी लिखने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु है एडम्स एप्पल। अब हम एडम्स एप्पल के बारे में लिखेंगे। यौवनारंभ में लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्यों में यौवनारंभ का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की अवधि से 18 से 19 वर्ष की अवधि तक होती है। इस अवधि में लड़कों में क्या होता है कि स्वर यंत्र जो होती है ये विकसित होकर गले के सामने एक स्पष्ट उभार के रूप में दिखाई देती है और ये अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिससे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहा जाता है। इसके कारण लड़कों का स्वर गहरा होता है। इस प्रकार एडम्स एप्पल के बारे में हमने टिप्पणी लिखा। अब हम अगला बिंदु देखेंगे। अगला दिया गया टॉपिक है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण के बारे में हमें एक टिप्पणी लिखना है। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। मनुष्यों में क्या होती है कि जब ये युवावस्था में कदम रखते हैं तो लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं तथा लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघों के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। इन लक्षणों के लिए पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। मनुष्यों में इन सभी लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। जो सभी शारीरिक लक्षण लिंग से संबंधित होते हैं ऐसे लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। अब अगला दिया गया टॉपिक है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। गर्भ में पल रहे बच्चे लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है इस संबंध में हमें टिप्पणी लिखना है। लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है जिससे शिशु का विकास होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर जनन अंग से शुक्राणु और मादा जनन अंग से अंडाणु का निर्मोचन होता है। ये दोनों के संलयन से एक विशेष प्रकार के कोशिका का निर्माण होता है जिससे युग्मनज कहा जाता है और इसी युग्मनज से किसी शिशु का विकास होता है। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण का संदेश युग्मनज में ही होता है। किसी गर्भस्थ शिशु में कौन सा लिंग होगा इसका निर्धारण युग्मनज में ही संदेश छुपा हुआ रहता है। अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक्स गुणसूत्र वाले एवं वाई गुणसूत्र वाले। मादा द्वारा जो अंडाणु उत्पन्न किया जाता है ये अंडाणु हमेशा एक्स गुणसूत्र वाला होता है, परंतु नर के द्वारा जो शुक्राणु का विकास किया जाता है ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं जबकि कुछ शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी शिशु का लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। जब किसी वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के द्वारा किसी अंडाणु को निषेचित किया जाता है तो इसमें जो युग्मनज का निर्माण होता है उसमें एक्स और वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र मौजूद होते हैं और इसमें जो शिशु का विकास होगा वह लड़का होगा। परंतु जब एक्स गुणसूत्र वाले कोई शुक्राणु किसी अंडाणु को निषेचित करता है तो इसमें जो युग्मनज का निर्माण होता है उसमें दोनों एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, इसलिए इससे उत्पन्न होने वाले शिशु लड़की होगी। तो इस प्रकार शुक्राणु के आधार पर तय किया जाता है कि ये गर्भस्थ शिशु में पल रहे बच्चे का लिंग क्या होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। परंतु जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु
अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में एक एक्स गुणसूत्र तथा एक वाई गुणसूत्र होंगे तथा वह नर शिशु में विकसित होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हमने लिख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 9। यह शब्द पहेली से संबंधित प्रश्न है। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या है कि इसमें हमें एक टेबल दिए जाएंगे, इसमें सही अक्षरों को बैठाकर हमें शब्द को बनाना है। अब इस शब्द पहेली को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि जब हम शब्दों को बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो इसमें तीसरे नंबर के रॉ में हमें क्या शब्द भरना है। उसमें हमें भरना है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, यानी एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन का स्राव होता है उस हार्मोन का क्या नाम है, ये हमें तीसरे नंबर के रॉ में भरना है जब हम बाईं से दाईं ओर जाएंगे। इसी प्रकार चौथे नंबर के रॉ में हमें भरना है एक ऐसा शब्द जो ये बताए कि मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। अगला है कि पांचवें नंबर के रॉ में हमें भरना है अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। अंतस्रावी ग्रंथि जो पदार्थ का स्रावित करती हैं, इस पदार्थ को क्या कहा जाता है, ये हमें पांचवें नंबर के रॉ में भरना है। इसी प्रकार छठे नंबर के रॉ में हमें भरना है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है। इसी प्रकार प्रश्न में हिंट्स ये दिया गया है कि जब हम शब्दों को ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे तो हमें एक नंबर के कॉलम में ऐसा शब्द भरना है जो ये बताए कि अंतस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है। इसी प्रकार दूसरे नंबर के कॉलम में हमें एक ऐसा शब्द भरना है जो ये बताए कि स्वर पैदा करने वाला अंग का क्या नाम है। इसी प्रकार तीसरे नंबर के कॉलम में हमें स्त्री हार्मोन का नाम भरना है। अब आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें किस प्रकार का एक टेबल दिया गया है। इस प्रश्न में हमें यह शब्द सारणी दिया गया है। इसमें जो खाली बॉक्स है इसमें सही अक्षरों को बैठाकर हमें शब्द पहेली को पूरा करना है। अब आइए इस शब्द पहेली को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अक्षरों को बाईं से दाईं ओर बैठाकर शब्द पहेली को पूरा करेंगे। तो हमें देखना है कि प्रश्न में हमें क्या हिंट्स दिया गया है। जब हम अक्षरों को बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो हमें क्या हिंट्स प्रोवाइड कराया गया है। अब आइए प्रश्न को हम फिर से एक बार देखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रश्न में यह बताया गया है कि जब हम अक्षरों को बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो तीसरे नंबर के रॉ में हमें एक ऐसा शब्द भरना है जो ये बताए कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का क्या नाम है। तो आइए हम भरते हैं तीसरे नंबर के रॉ में एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम। और इस प्रकार एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन, यानी तीसरे नंबर के रॉ में हमें एड्रीनेलिन शब्द को भरना है। इस शब्द पहेली में तीसरे नंबर के जो रॉ दिए गए हैं इसमें हमें एड्रीनेलिन शब्द को पूरा करना है। जो खाली बॉक्स है उसमें सही अक्षरों को बैठाकर हमें एड्रीनेलिन शब्द को पूरा करना है। एड्रीनेलिन क्या है? एड्रीनेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इस प्रकार तीसरे नंबर का जो रॉ है इसको हमने एड्रीनेलिन शब्द से भर दिए। अब हम देखेंगे क्या कि चौथे नंबर के जो रॉ हैं इसको हम कैसे भरें। प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जब हम अक्षरों को बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो चौथे नंबर के रॉ में हमें कौन सा शब्द भरना है। मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कायांतरण, यानी चौथे नंबर के रॉ में हमें कायांतरण शब्द को पूरा करना है। चौथे नंबर के रॉ में कायांतरण शब्द को पूरा करने के लिए जो खाली बॉक्स है उसमें हमें सही अक्षरों को बैठाकर कायांतरण शब्द को पूरा करना है। कायांतरण क्या है कि मेंढक में लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। अब हम भरेंगे पांचवें नंबर के रॉ को। पांचवें नंबर के रॉ को भरने के लिए कौन सा शब्द हमें भरना है, इसके लिए पुनः हमें प्रश्न को देखना होगा।
प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जब हम अक्षरों को बाईं से दाईं ओर भरेंगे तो पांचवें नंबर के रॉ को भरने के लिए अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है, ये हमें भरना है। तो आप जानते हैं कि अंतस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उससे हार्मोन कहा जाता है। यानी पांचवें नंबर के रॉ में हमें हार्मोन शब्द को पूरा करना है। पांचवें नंबर के रॉ में हार्मोन शब्द को पूरा करने के लिए जो खाली बॉक्स है उसमें हमें सही अक्षरों को बैठाना है। इस प्रकार पांचवें नंबर के रॉ में हमने हार्मोन शब्द को पूरा किया। हार्मोन क्या है न, अंतस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। अब हम भरेंगे छठे नंबर के रॉ को। इसके लिए प्रश्न को हमें पूर्ण देखना होगा कि छठे नंबर के रॉ को भरने के लिए हमें कौन सा शब्द लेना है। छठे नंबर में लिखा गया है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है। किशोरावस्था को टीन एजर्स कहा जाता है। यानी छठे नंबर के रॉ में हमें टीन एजर्स शब्द को भरना है। छठे नंबर के रॉ में जो खाली बॉक्स है उसमें सही अक्षरों को बैठाकर हमें टीन एजर्स शब्द को पूरा करना है। अब हम क्या करेंगे कि अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न में यह दिया गया है कि जब हम अक्षरों को ऊपर से नीचे की ओर भरेंगे तो इसमें एक नंबर के कॉलम में हमें भरना है अंतस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है। अंतस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम है नलिका विहीन। यानी एक नंबर के कॉलम में हमें नलिका विहीन शब्द को पूरा करना है। एक नंबर के कॉलम में जो खाली बॉक्स है उसमें सही अक्षरों को बैठाकर हमें नलिका विहीन शब्द को पूरा करना है। नलिका विहीन जो है ये अंतस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम है, क्योंकि अंतस्रावी ग्रंथि में कोई नलिका नहीं होती है और ये अपना स्राव सीधे रक्त में प्रभावित करता है, इसीलिए अंतस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन कहा जाता है। अब हम दूसरे नंबर के कॉलम को भरेंगे। दूसरे नंबर के कॉलम को भरने के लिए कौन सा शब्द लेना होगा, इसके लिए पुनः हमें प्रश्न को देखना होगा। दूसरे नंबर में लिखा है स्वर पैदा करने वाला अंग। मनुष्यों में वह कौन सा अंग है जो स्वर पैदा करता है, और वह है स्वर यंत्र। यानी दूसरे नंबर के कॉलम में हमें स्वर यंत्र शब्द को पूरा करना है। दूसरे नंबर के कॉलम में स्वरयंत्र शब्द को पूरा करने के लिए जो खाली बॉक्स है उसमें हमें सही अक्षरों को बैठाना है। स्वरयंत्र एक ऐसा अंग है जिसके कारण मनुष्य आवाज उत्पन्न कर सकता है और ये अंग हमारे गले में स्थित है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर के कॉलम को भरेंगे। तीसरे नंबर को कॉलम को भरने के लिए कौन सा शब्द लेना है, इसके लिए हमें प्रश्न को पुनः देखना होगा। तीसरे नंबर में लिखा है स्त्री हार्मोन। यानी स्त्री हार्मोन का क्या नाम है। स्त्री हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। यानी तीसरे नंबर के कॉलम में हमें एस्ट्रोजन शब्द को पूरा करना है। तो इस प्रकार तीसरे नंबर के रॉ में हमें एस्ट्रोजन शब्द को पूरा करने के लिए खाली बॉक्स में सही अक्षर को बैठाना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर के कॉलम में हमने एस्ट्रोजन शब्द को पूरा कर लिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो शब्द सारणी दिए गए हैं इसमें सभी बॉक्सों को सही अक्षर से भरकर हमने शब्द पहेली को पूरा किया। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में हमें एक सारणी दिए जाएंगे, उसमें लड़के और लड़की की लंबाई उनके आयु के अनुसार दिए जाएंगे। अब इस आंकड़े से हमें ग्राफ खींचना है और फिर इस ग्राफ से हमें निष्कर्ष निकालना है और वह हमें अपना उत्तर में लिखना है। अब आइए देखते हैं कि प्रश्न में किस प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। इस प्रश्न में हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। विभिन्न आयु में लड़के और लड़की की क्या लंबाई होगी, ये इस प्रश्न में दिए गए हैं। इन आंकड़ों के जरिए हमें एक ग्राफ खींचना है
जिसमें विभिन्न आयु में लड़के और लड़की की क्या लंबाई होगी ये दर्शाना है। इसका जो ग्राफ है वह इस प्रकार है। इसमें लड़के और लड़की दोनों को ग्राफ को अलग अलग रंगों से रंग किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो लड़के का ग्राफ है वह नीले रंग के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है और जो लड़की की ग्राफ है उसे गुलाबी रंग से प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से भी और दिए गए चार्ट के माध्यम से भी जन्म के समय दोनों की लंबाई एक जैसी है और वह है 53 सेंटीमीटर। लेकिन जब 4 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो लड़के की लंबाई 96 सेंटीमीटर और लड़की की लंबाई 92 सेंटीमीटर हो जाती है। इसी प्रकार अलग अलग आयु में लड़के और लड़की की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो इस ग्राफ से हमें कुछ निष्कर्ष निकालना है और वह निष्कर्ष क्या होगा ये हमें इस प्रश्न के जवाब में लिखना है। तो आइए निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। ग्राफ से पता चलता है कि जन्म के समय लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई समान होती है, परंतु 4 से 8 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लड़के की लंबाई थोड़ी अधिक हो जाती है। 12 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर लड़की की लंबाई लड़के से थोड़ी अधिक हो जाती है। इसी प्रकार जब दोनों 16 वर्ष की उम्र पर पहुंच जाते हैं तो दोनों की लंबाई पूर्ण समान हो जाती है, परंतु अंततः 20 वर्ष होने पर लड़के की लंबाई लड़की से अधिक हो जाती है। यह निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं दिए गए ग्राफ के माध्यम से। इस प्रकार इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न को हमने बारीकी से समझा। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस का जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश की। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स इमीडिएटली आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।